सम्राडरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये वीणा को बजाती मंद मंद मुस्काती च सरदा विशारदा को प्रथम मनाऊं मैं करके फिर वंदना श्री अंजनी के नंदन को श्री सीताराम नाम गुण राम आज गाऊं श्री सीताराम नाम गुण राम आज गाऊं। आइए अपने मनवाड़ी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम तो श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज की जय। बहुत खूब, क्या बात क्या बात क्या बात। बहुत धन्यवाद बाल साधु राजकुमार दास जी और उनकी टीम पूरी यहाँ पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नव भारत पर। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल और इस वक्त दीपावली के अवसर पर हम मौजूद हैं अयोध्या में। दंत धावन कुंड में ये कार्यक्रम हो रहा है और माना यह जाता है यहाँ के लिए कि अयोध्या के केंद्र में है। अयोध्या के केंद्र में इस वक्त प्रसन्नता है, उत्साह है, प्रभु श्री राम का नाम है, आस्था है, आध्यात्म है, बहुत कुछ है। लेकिन इन सब के बीच, इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम के बीच चर्चाएं राजनीतिक भी हैं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि पहुंच रहे हैं, दीपोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं और उन सबसे आगे की बात यह है कि अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन में बड़ा कार्यक्रम हुआ, केदारनाथ प्रधानमंत्री पहुंचे, बद्रीनाथ के उन्होंने दर्शन किए। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बड़े मैसेज के जरिए क्या 2024 को साधा जाना मकसद है? विपक्ष उसके लिए कितना तैयार है और क्या वाकई अयोध्या में राम राज्य आया है? सवाल बड़ा है और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त अयोध्या में हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद है मनोज पांडे जी, आप पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ शरद शुक्ला जी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं उस तरफ इकबाल अंसारी जी को भी बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ यहाँ पर हनुमानगढ़ी से मुख्य पुजारी राजूदास जी भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और दंत धावन कुंड के महंत विवेक आचार्य जी भी हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत। दीपावली पर्व की सभी को शुभकामनाएं। लेकिन जिस बात का जिक्र देखिए मैंने किया
कार्यक्रम धार्मिक है, उत्सव धार्मिक है, सांस्कृतिक चेतना की बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि राजनीति की बातें नहीं हो रही। तो शुरुआत में यहां पर मनोज जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। बड़ा मैसेज क्या आप भी पढ़ रहे हैं? और अयोध्या में जिस तरह से दीपोत्सव मन रहा है, आप भी खुश हैं? हमें लगता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जो दीपावली मनाता है, होली मनाता है और हमारे तमाम इस तरह के पर्व मनाता है, तो दीपावली भी खासकर हमारे यहाँ हिंदुओं में और भारतवासियों में एक बड़ा, हम लोगों के यहाँ ये खुशी का पर्व होता है। दिए जल रहे हैं और दीपक उत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा। ठीक बात है, सिर्फ सरकारी कार्यक्रम होना भी चाहिए। सिर्फ सरकारी कार्यक्रम है क्या? ये जनता के लिए नहीं हो रहा कार्यक्रम? नहीं, कार्यक्रम हो रहा है, वो सरकारी भी हो रहा है, सरकारी धन उसमें लगाया जा रहा, लेकिन ये बात, बहस इस बात की नहीं है। ठीक है, कार्यक्रम हो रहा है, स्वागत है और भव्य रूप से हो रहा है, ये हमें लगता है कि सबके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ये दिए जल रहे हैं, ये प्रकाश के दिए हैं, ये खुशी के दिए हैं, ये दिए घर में भी जलें, दिलों में भी जलें, गरीबी के अंधकार में भी ये दिए जलें, उन काश घरों तक भी पहुंच पाते जो इस दीपावली में भी भूखे रहते हैं। काश उन नौजवान जिनके माता पिता ने बड़े संकट से, बड़ी मेहनत से जमीन को गिरवी रख करके गेहूं और धान को बेच करके पढ़ाया है, आज वो अपनी डिग्री लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश और देश का नौजवान जो निराश घूम रहा है, ये उनके दिल में भी जिए आज वो भारत की तरुणाई और उत्तर प्रदेश की आज वो तरुणाई जो आत्महत्या की ओर बढ़ रही है, इस पर भी हमें विचार करना होगा कि ये लोगों के घरों में भी जले। आपके इन बिंदुओं पर राकेश जी जवाब देंगे, लेकिन फटाफट मैं आपसे भी एक रिस्पांस यहाँ पर जरूर लूंगी। शरद शुक्ला जी, सवाल ये कि जैसा यहाँ पर मनोज जी महसूस कर रहे हैं, क्या आपको भी लग रहा है कि दिल जल रहे हैं और उत्सव की आभा के पीछे जो अंधकार है उसको ढकने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से? सबसे पहले आपको जय सिया राम। मैं अयोध्या का ही हूँ, मैं सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पर। मैं अयोध्या का चुकी हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चूंकि मैं अब लगातार दीपोत्सव देखता आया हूँ, असल में जो पहला दीपोत्सव हुआ था वो जनता से जुड़ा दीपोत्सव था, आम जन की सहभागिता उसमें अच्छे से हुई है। लेकिन जो उसके बाद के लगातार दीपोत्सव होते चले जा रहे हैं, चूंकि मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूँ। आपने कहा सरकारी कार्यक्रम है, मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पर दीपोत्सव का स्वरूप लोकोत्सव के रूप में होना चाहिए, आम जन की सहभागिता होनी चाहिए। आज की स्थिति यह है, मैं दर्जनों नाम ऐसे बता सकता हूं जिनके परिवार वालों ने कार सेवा में प्रतिभाग किया था, इसके बावजूद भी वो आज लोगों से दीपोत्सव का पास मांग रहे हैं। अब आप जान लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं फैजाबाद के अंदर, अयोध्या के अंदर, वो दोबारा आने जा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी यहीं के मूल, यहीं के हनुमानगढ़ी के महंत है। राकेश भैया पहली बार यहाँ अयोध्या, मुझे लगता है आप लगातार आते रहते हैं। 2 बार प्रधानमंत्री आए और दोनों बार प्रधानमंत्री को जो अयोध्या दिखाई गई वो नकली अयोध्या दिखाई गई। जिस अभी रोड से आप आ रही हैं, प्रधानमंत्री जी की उम्र कितनी है? मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, ठीक है ना, वार्तालाप हो रहा है, संवाद हो रहा है, क्या उम्र है उनकी? प्रधानमंत्री की उम्र 70 वर्ष के आसपास होगी। आपको लगता है 70 वर्ष में उनको अयोध्या के बारे में पता नहीं होगा, उनको गलत अयोध्या दिखाई जा रही है? उनको जो अयोध्या दिखाई जा रही है, नहीं, पर इतने भोले थोड़ा ना है जो उनको गलत अयोध्या दिखाई जा रही है। बात पूरी हो जाए पहले। जिस मार्ग से अभी आप सब लोग चल के आए हैं, इसका टेंडर कल हुआ है। वो सड़कें टूटी फूटी थी, वो कल बनी है, और एक तरफ की सड़क आज रात में बनेगी। ये अयोध्या उनको दिखाई जा रही है। अच्छा बताइए, विकास की बात तब क्यों होती है जब पूरा चकाचौंध लाइट और सब तरफ हो जाता है? तो विकास की बात तब क्यों नहीं होती जब 6 महीना पहले बारिश हो रही थी, पूरा अयोध्या जलमग्न हो गया था, मठ मंदिरों के अंदर पानी भर गया था? विकास की बात तब क्यों नहीं हुई जब इसी अयोध्या के तमाम सारे विधायक और यहाँ के मेयर का नाम जमीन के कब्जाने के बड़े बड़े जो टाइकून थे, बिजनेस जो जमीन कब्जाने वाले, उनमें नाम आ रहा था? विकास की चर्चा तब क्यों नहीं हुई? विकास की चर्चा तब क्यों नहीं हुई जब 5 बार से लगातार यहां पर अयोध्या के विधायक बीजेपी से लल्लू सिंह जी रहे और मौके पर सांसद रहे। 5 वर्ष पवन पांडे यहां के समाजवादी के विधायक और मंत्री रहे। मैं नौजवान हूं, मेरी मांग क्या है? रोजगार और शिक्षा। इस 30 वर्ष के कार्यकाल के अंदर पूरे अयोध्या क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी एजुकेशनल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आपके आरोप बड़े हैं, लेकिन क्या जो आरोप आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, उन सब मामलों को देखते हुए अगर दिवाली जैसा पर्व जब मनाया जा रहा है और अयोध्या जो कि उसके केंद्र में है, तो वो सब बनाना बंद कर दे? वो सब बनाना बंद कर दे? तो आप यही कह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं कि इसके आभा में ढकने की कोशिश की जा रही है, तो आपको ये लोकोत्सव नहीं लग रहा? अच्छा मुझे एक बात बताइए, गांधी परिवार के लोग सब जगह जाते हैं, आम लोग सब पहुंच जाते हैं वहां पर उनके नजदीक तक?
पहुंच जाते हैं? भारत सिक्योरिटी जोड़ो होती है नहीं होती है? भारत जोड़ो सिक्योरिटी आंदोलन होती है नहीं होती है? भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना सर, पर मैं आपसे पूछ रही हूँ, सोनिया गांधी जी के मंच के नजदीक कोई भी पहुंच जाता है क्या? सोनिया गांधी के मंच के नजदीक कोई भी पहुंच जाता है क्या? ठीक है, तो मेरे को लगता है आप मेरी बात समझ पाए हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं बाकी लोगों के पास भी यहाँ जाना चाहूंगी। राजू दास जी, मैं आऊंगी राकेश जी आपके पास, लेकिन पहले राजू दास जी, क्योंकि आप अयोध्या में ही रहते हैं और इस समय अयोध्या की जनता की राय आनी बहुत जरूरी है। वो बता रहे हैं कि इस पूरी आभा में, पूरी चकाचौंध में, 17 लाख दियों की रोशनी में बेरोजगारी, महंगाई, स्कूल नहीं खुल पाए, अस्पताल नहीं बन पाए, बाढ़ में डूब गई थी अयोध्या, इन सभी मुद्दों को छिपाने का प्रयास है, ऐसा है क्या? देखिए, पहले तो भगवान राम की जन्मधरती से ढेर सारा मंगल कामना, ढेर सारी बधाई। दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, देश दुनिया की निगाह अयोध्या पर है। जब राम जन्मभूमि मामले का विवाद चल रहा था, इकबाल भाई मौजूद हैं, लगातार ये भी प्रयासरत थे कि हाँ, अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्विवादित रूप से बने। लेकिन यही लोग हैं जो कालनेमी रूप धारण करके, लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या शांत रहे, शांतिपूर्वक निर्माण कार्य हो। उस समय में भी लोगों को पेट में दर्द और तकलीफ हो रहा था। जब मोदी जी अयोध्या आ रहे थे भूमि पूजन के लिए, कह रहे थे अरे मोदी देश का प्रधानमंत्री, उसको क्या काम अयोध्या आने का, राम जन्मभूमि। तो मानसिकता देखिए इनकी कितनी खराब है। जो लोग राम के विरोध में 16-16, 17 वकील खड़े कर देते थे, आज राम और रामत्व की बात करते हैं। आप तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ इनके पार्टी के लोग कहते हैं राम काल्पनिक, राम कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार से अयोध्या का भव्य दिव्य दीप महोत्सव हो रहा है, उसमें लोग की भी सहभागिता है, लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, आम जनमानस की भी सहभागिता भी तत्काल में। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए थे, मुख्यमंत्री जी की बैठक थी, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा किसी भी प्रकार से यहाँ पर यह जो उत्सव है सरकारी उत्सव न हो सके, इसके नाते आम जनमानस की भी सहभागिता बने। इसके नाते योजना बनी लगातार कि जगह तो उतनी छोटी है, जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया तब से भक्तों की संख्या बढ़ी, देश दुनिया से आने वाले लोगों का भाव बढ़ा कि हम भी अयोध्या चलें, और उस जगह पर 17 लाख दिए जल रहे हैं। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि ये तो सरकारी है, इसमें आम जनमानस की कोई सहभागिता नहीं है। क्यों नहीं है? 22,000 वॉलेंटियर हैं, उसमें सहभागिता के रूप में काम हमने बात की थी। 1 मिनट और आपको लूंगा, और इन्होंने विकास की बात की। दोबारा आऊंगी ना सर, दोबारा आऊंगी, ठीक है। अभी आऊंगी, राकेश जी के पास भी आ रही हूँ। हमारे साथ अयोध्या की जनता भी यहाँ पर बैठी है, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं, ये सरकारी कार्यक्रम है या आम जनता का भी कार्यक्रम है? ये आम जनता का कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम नहीं है। मैं अभी वहीं से होके आ रहा हूँ। इनका इस सारे मत खंडित है। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या कि अयोध्या को सिर्फ चमकाया जा रहा है, यहाँ की अंधकार को छिपाने के लिए? अयोध्या को चमकाया जा रहा है, ये सही बात है। और जब चमकेगा तभी अंधकार छिपेगा। लेकिन जो सरकारी कार्यक्रम का विषय है, क्या वे लोग जो वॉलंटियर्स हैं, क्या वो भी सरकारी हो गए हैं? वॉलंटियर्स तो वॉलंटियर्स हैं, यहाँ की आम जनता है। सर आप बताइए, ऐसा है क्या जैसे यहाँ पर दावे अभी किए जा रहे हैं? आयोजन तो सरकार की तरफ से ही हो रहा है, सरकार की तरफ से हो रहा है, लेकिन आम लोग उसमें हिस्सा ले पा रहे हैं? वॉलंटियर्स का सिलेक्शन भी सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आपको भी लग रहा है कि सरकारी है? कुछ तो है ही। ठीक है, आपको क्या लगता है? हाँ, कुछ तो सरकारी है ही है। सरकारी है। आम लोग जो है यहाँ पर, वो पहुँच पा रहे हैं कार्यक्रम में या नहीं पहुँच पा रहे हैं? पॉलिटिकल भी है और रिलीजियस भी है। और जैसा पर अयोध्या वासी खुश है या नहीं है? खुश है, पर ये सिर्फ 2 दिन की खुशी है मैम। शायद लगता है कि इसके बाद भी अगर ये डेवलपमेंट कंटिन्यू रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या नाम है? सिद्धार्थ। ठीक है सिद्धार्थ, देखिए यहाँ पर जो कह रहे हैं राकेश जी, अब ये महत्वपूर्ण है और इसका जवाब तो देखिए आपको भी देना पड़ेगा कि भले ही अयोध्या जगमगा रही है, रोशनी भी है, लोग खुश हैं, लेकिन ये खुशी सिर्फ 2 दिन की नहीं होनी चाहिए। छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, बात आगे तक जानी चाहिए। मीनाक्षी जी, मैं कहूंगा इस चकाचक रोशनी में भी जिसको विकास न दिखाई दे, उसको अपनी नजरों का इलाज कराना चाहिए। एक अच्छा नजरों का अच्छा अस्पताल भी इसी अयोध्या में बन रहा है, ऐसे लोगों के लिए जिनका दृष्टिदोष हो गया है, जो जानबूझ करके बार बार इस विकास को नकारने का प्रयास करते हैं, उनके लिए एक अस्पताल यहां बन रहा है। राजा दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, 85% उसका भी काम पूरा हो गया है, 2023 से उसकी फ्लाइटें उड़ना शुरू होंगी। 2 करोड़ 31 लाख अब तक पर्यटक अयोध्या आ चुके हैं केवल 6 महीने में, जितना वर्ष भर में नहीं आया करते थे। जो पहले पिछली सरकारों में अयोध्या की तरफ कोई झांकना नहीं चाहता था, इन्होंने कहा कि नई अयोध्या है। हाँ, बिल्कुल नई अयोध्या है, ये नव भारत है। आपके चैनल की तरफ से, टाइम्स नाउ नव भारत की तरह, ये नव भारत है जहां पर विरासत भी है और विकास भी है।
इस प्रकाश के साथ विकास को हमने जोड़ने का काम किया है। हर त्योहार पर अपने घर का रंग रोगन करना हमारी परंपरा में है। हम अपने त्योहारों पर अपने घरों का रंग रोगन करते हैं ना, तो ये अयोध्या का रंग रोगन हो रहा है। हर त्योहार में हम अपने घर को सजाते हैं ना, तो अयोध्या को सजा रहे हैं। अब इनको पीड़ा हो रही है कि अयोध्या क्यों सजाई जा रही है, अयोध्या तो उदास रहनी चाहिए, अयोध्या में तो परिंदा पर नहीं मारना चाहिए, अयोध्या में हमेशा विवाद रहना चाहिए। और इसीलिए लगातार विवादों की चर्चा इन्होंने करने का काम किया है। लेकिन अयोध्या अब विवादों से परे है, अयोध्या अब संवाद का माध्यम है, और इसीलिए अयोध्या में अब संवाद हो रहे हैं और अयोध्या में दुनिया भर से अब पर्यटक आ रहे हैं। मनोज जी, साफ उनका यह कहना है कि दिल जल रहे हैं यहाँ पर, जो आप नहीं कर पाए वो उन्होंने करके दिखा दिया। इस बात की पीड़ा है, तकलीफ है। देखिए, मैं तो आपसे सबसे पहले आग्रह करूंगा, सत्तारूढ़ दल से हैं, कहना भी चाहिए, लेकिन वो करें कुछ पारदर्शिता तो ठीक है, कम से कम आपका चैनल ना करे। हम लोग मुख्य विपक्ष हैं, हम लोगों को बोलने का पूरा अवसर दिया जाए। आप बीच में आप बीच में ही रोक देते हैं। देखिए, आपके साथ शुरुआत ये देश रिकॉर्ड थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ऐसा होता है। ये देश नहीं, आपको मैं पूरा मौका दूंगी। आपने कहा कि आपको बोलने का मौका नहीं मिला, शायद आप भूल गए सर, कार्यक्रम की शुरुआत आपके बोलने से जी, लेकिन आपने बीच में टोक दिया। टोका नहीं सर, आपका वक्त पूरा हो गया था। और अभी देखिए, 2 वक्ता मेरे ऐसे हैं जो अभी तक एक बार नहीं, आपने कोई मिनट्स नहीं तय किए कि कितने मिनट से बोलना है, दिमाग में चल रहा है ना वो दिमाग। लेकिन चलिए, और मेरे 2 वक्ता ऐसे हैं जो अभी तक बोल नहीं पाए, और मैं लगातार दूसरा मौका आपको दे रही हूँ। तो ये आरोप सर ठीक नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ये भारत देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत की पहचान इसलिए नहीं है कि बहुत मजबूत सेना है और हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत धनवान है। हमारी एक मजबूत संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, हमारी अपनी खुद की एक विचारधारा है। उस विचारधारा में सब रहते हैं। ये वो देश है जिसको आपको भी जानना पड़ेगा, जिस देश में रहने वाले 62.6% लोग एग्रीकल्चर बेस हैं, किसान हैं। आपको इसको भी देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश है जहां पर हम भी मना रहे हैं और हम बधाई देते हैं दीपक उत्सव को। भगवान राम की नगरी है, इसको मानने में किसी को नहीं मानी, सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। लेकिन आज खेत में बैठा हुआ वो किसान जो डंडा लेकर के रात और दिन केवल छुट्टा जानवर ताक रहा है, और एक बेटी स्मिता जब उसको भगाने जाती है तो छुट्टा जानवर पलट करके मार देता है, वो बेटी खत्म हो जाती है। आज क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में कृषि दर की? जिस कृषि दर को 4.9, मैं कृषि का कैबिनेट मिनिस्टर था, 4.9 पर छोड़कर के आया था, आज उत्तर प्रदेश की कृषि दर 3% है। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कहाँ है? एसआईटी के आप जो है एसआईटी के आंकड़े देखिए, लगातार बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई चली जा रही है। जरूरी मुद्दे हैं, लेकिन फिर आप कहाँ हैं? पर भी बहस होनी चाहिए। देखिए, बहस इसी पर हो रही है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप लोग कहाँ खड़े हैं? फिर अच्छा, आप कहाँ खड़े हैं सर? हमने 4.9 दिया था, अपनी विचारधारा पे कोई डाउट नहीं दिया था, लेकिन कभी हम देखते हैं कि अखिलेश यादव ट्रिपल तलाक के समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं, फिर कभी हम देखते हैं कि वो आजम खान साहब के हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे होते हैं। तो सवाल यही है कि आप किस तरफ खड़े हैं? नहीं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप असली मुद्दे पे आ गई, लेकिन दिक्कत ये है कि ये मुद्दों पर बहस नहीं होती। मुझे बताइए, आखिरी बार किस प्रोटेस्ट नौजवानों की नौकरी पर होने चाहिए। सर मुझे बताइए, आखिरी बार आप कब नौजवानों के साथ सड़क पर खड़े थे, उनकी आवाज के साथ आवाज? मनोज पांडे ने आंदोलन किया है, 13 बार जेल गए, आपकी पार्टी के बड़े नेता की 13 बार जेल गए, आपकी पार्टी के मुखिया की बात कर रही हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा, आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात कर रही हूँ कि जनता इसीलिए लगातार मैं सिर्फ मनोज पांडे जी की बात नहीं कर रही, आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात कर रही हूँ। वो कितनी बार दिखाई दी है? लड़ाई तो फ्रंट से लड़ी जाती है ना, फ्रंट से लड़ी जाती है। याद दिला देना चाहता हूँ, बताइए, इस देश में चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर कोई व्यक्ति ने किसानों के लिए सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ा है, और शायद आप भूल नहीं हैं, एक बार 19 महीने, एक बार 27 महीने, एक बार 13 महीने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जेल में रहे हैं किसानों के आंदोलन में, नौजवान और गरीबों अभी वर्तमान की बात कर रही थी, आप पास्ट में चले गए। पास्ट में जाएंगे तो बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। और ये अयोध्या के पीछे के सर, अयोध्या भी 14 भी पूरे पास 14 तारीख को आदरणीय अयोध्या भी पूरे पास को जानती है। मुझे अयोध्या वासी जरा एक बार बताएं, ठीक है, मुझे एक बार जरा अयोध्या वासी बताएं, कितनी बार आपने देखा कि अखिलेश जी आपके साथ चल रहे थे, समाजवादी पार्टी आपके साथ चल रही थी? जरा हाथ खड़े करके बताइए मुझे एक बार, कितनी बार? नहीं, अभी सर यहाँ पे डेटा बता रहे हैं इतने बार है, कितनी बार आए, जरा मुझे बताइए। अयोध्या टाइम्स नाउ में आपने दिखाया है, आप अपनी बात गलत दिखा रही हैं। आपने नव भारत में दिखाया है, अखिलेश जी की गिरफ्तारी आपने दिखाई है, अभी 15 दिन पहले आपने उनकी गिरफ्तारी दिखाई है। ठीक है सर, एक दिन की बात हो गई ना, मैं तो पूछ रही हूँ कि कितना रोजाना आते हैं, कितना रेगुलर है?
एक दिन की प्रेजेंट मार्क करने से नहीं होता ना, प्रेजेंस मार्क करने से स्कूल में लगातार जाना पड़ता है। चंद लोग कोई भी की गारंटी नहीं दे सकते। अंसारी जी, यहाँ पर आपने सबको सुन लिया, अब मुझे ये बताइए कि अयोध्या कितनी बदली है, कितनी बदली है, कितने परिवर्तन आए हैं, यहाँ के लोग क्या महसूस कर रहे हैं? जब भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, तो अयोध्या तो जो है बदलेगी। अभी आपने कहा कि रेलवे स्टेशन बन रहा है, ठीक है, वो भी बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी बन रहा है। अयोध्या में ये दिवाली का त्योहार है। दिवाली तो हमेशा सदियों से यहाँ मनाई जाती है, चाहे भव्य मनाई जाए या ज्यादा मनाई जाए या कम मनाई जाए। यहाँ की अयोध्या की एक हिंदुओं की एक परंपरा है दिवाली। अयोध्या में दिवाली बनती थी, आज भी जो है, अभी इन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम है, कार्यक्रम तो दिवाली जो है, हमको दिवाली से मतलब है कि दिवाली दिखाई पड़ रही है, दिए जल रहे हैं, सजावट हो रही है। हिंदुओं का त्योहार है, सारे हिंदू मुसलमान सारे लोग इस त्योहार का आनंद ले रहे हैं। और मैं त्योहार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, ना हमें करनी चाहिए, क्योंकि त्योहार मनाया जा रहा है। नहीं, अयोध्या कितनी बदली है, आप ये बताइए। ये अयोध्या में बदलाव होना चाहिए, अयोध्या अब बदलेगी। जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं बदली, जितनी उम्मीदें थी उससे ज्यादा जो है बदलनी अब चाहिए, क्योंकि अब काम शुरू हो रहा है। रेलवे स्टेशन का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे सड़कें हो। आज सब जो है सड़कें रातों रात बन रही हैं। गली कूचा भी यहाँ बनना चाहिए। लोगों की मांग है कि जो है कि शहर की सड़कें जो है अगर अच्छी हैं तो गली की सड़कें भी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। विवेक आचार्य जी, आप तो यहीं रहते हैं, यहाँ के निवासी भी हैं। अयोध्या को इन पूरे सालों में बदलते हुए हर दौर लगभग आपने देखा है, चाहे वो कार सेवा का दौर था, आंदोलन का दौर था, या फिर उसके बाद जो लंबी कानूनी जंग लड़ी गई, उसको भी आपने देखा। जो एक सेंटिमेंट निकल कर आ रहा है, जितनी उम्मीदें थी वैसा काम नहीं हुआ है, ये इकबाल अंसारी जी भी कह रहे हैं, और कुछ लोग जो अभी जनता के बीच भी थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। ये बात ठीक है कि जब बीजेपी की सरकार यहां पर है और वो बड़े क्लियर है अपने एजेंडे में कि हम हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं, धार्मिक सांस्कृतिक चेतना को हम आगे यूं ही बढ़ाते रहेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे आम आदमी का प्रत्यक्ष रूप से कितना भला हो रहा है, ये सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि 70 साल का जो गड्ढा है उसको भरने में कुछ समय तो लगेगा, और कांग्रेस का समय भी हमने देखा है कैसा दौर गुजरा है, सपा का भी देखा है। 90 में कारसेवकों के ऊपर जो गोलियां चली हैं, निहत्थे कारसेवकों को बेरहमी से मार दिया गया, जिनकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ भक्ति करने के लिए आए थे। कम से कम इस गवर्नमेंट में किसी की भैंस चोरी हो जाए तो पुलिस नहीं भेजी जा रही है ढूंढने के लिए, ठीक है। कनेक्टिविटी की बात करें तो लखनऊ से आने में 4 से 5 घंटे लगते थे, आज 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो डेवलपमेंट में कुछ समय लगेगा, ये नहीं है कि जादू की छड़ी आपने घुमाया पूरी अयोध्या बदल गई, ठीक है। तो थोड़ा समय दीजिए, परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आ रहा है। और जहां तक उम्मीद है कि 2024 तक जो अयोध्या दिखेगी, लोगों ने सोचा नहीं होगा कि अयोध्या जो वास्तविक, जो रामा अवतार के समय अयोध्या थी, भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहे कि वही अयोध्या दोबारा जनमानस को दिखे। यही मैं चाहता हूं, यही नहीं। चलिए, आपकी बात को यहाँ पर जनता की तालियों का भी समर्थन मिला है, तो आइए रुक कर लेते हैं बाल साधु राजकुमार दास जी का। देखिए, यहाँ पर तो सारी वैसी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एक आम अयोध्या वासी के दिल से जब शब्द निकलते हैं तो वो प्रभु श्री राम के लिए ही निकलते हैं। क्या इस वक्त मन कह रहा है, जब पर्व की रौनक भी है लेकिन अयोध्या का विकास हो, बात ये भी हो रही है, राम जी के आशीर्वाद से क्या होगा? अब देखिए, हम आप सभी जैसे विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक हनुमानगढ़ी का निवासी होने के कारण हनुमान जी महाराज के चरणों में एक छोटा सा भजन समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इष्ट तो हनुमान जी महाराज हैं, क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप है। और जहाँ पर राम जी की चर्चा हो रही हो, वहाँ पर हनुमान जी की चर्चा ना हो तो फिर ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए आइए एक छोटा सा हनुमान जी महाराज का भजन। जी जरूर। कि सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले तो वो हनुमान जी तो राम जी के काम आने वाले। तो मैंने बोला है बोला है प्रसाद तेरे नाम से मेरा मिलन करा दो सीता राम, मेरा
बोले हनुमान जी महाराज की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका। अब सीधे आपका रुख करती हूँ शुक्ला जी। देखिए, अयोध्या से जो गूंज निकल रही है वो तो पूरा देश सुन रहा है, दुनिया सुन रही है, लेकिन 2024 के लिए स्ट्रैटेजी क्या है? इधर की स्ट्रैटेजी तो क्लियर है, लेकिन उधर की स्ट्रैटेजी में कंफ्यूजन दिखाई देता है। स्ट्रैटेजी क्लियर करने के पहले जो एक बात यहाँ पहले हुई है, देखिए आप सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में, जब उन पर कोई सवाल किया जाए तो उन्होंने ये तो बता दिया कि मुझे दृष्टिदोष है, मैं आंख का ऑपरेशन करवा लूं अपना जाके यहाँ पर, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने MBA अगर किया है तो नौकरी अयोध्या में जाके कहाँ करूं। उन्होंने ये नहीं बताया। मैंने अगर इंटर पास कर लिया है तो मैं जाके कहां पर B.Tech M.Tech करूं, उन्होंने ये नहीं बताया यहां पर, पहली बात। और जिस अस्पताल की आप महोदय बात कर रहे थे, जिस अस्पताल की आप बात कर रहे थे, उस अस्पताल की नींव जिसने रखी है उसका नाम ND तिवारी है, कांग्रेस की सरकार में। जिस एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उसको बनवाया श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और धन्यवाद बोलिए, स्मृति करिए पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र जी का, जिन्होंने राम की पैड़ी बनवाई है जहां पर आप दिया जला के अधिकार बनवा रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है। आपसे मैं सवाल पूछूंगा, मुझे अस्पताल भिजवा देंगे, तो ये आत्ममुग्धता बंद होनी चाहिए। जवाब दीजिए राकेश जी, जो स्ट्रेटेजी हमारी क्या है? जवाब जी मैं बात वो तो जवाब हमको फिर कहीं भर्ती करा देंगे। आपके मैं फिर आ जाऊंगी। राकेश जी जवाब दीजिए जरा। मैं मानता हूं कि राम जन्मभूमि के काम में कैसे रोड़ा अटकाया जाए, लटकाया जाए, भटकाया जाए, उसको विवादित कर दिया जाए, ये कांग्रेस का लगातार प्रयास रहा है। अभी राजू दास जी ने जो चर्चा की कि दर्जन भर वकील खड़े किए थे, यानी अंतर स्पष्ट है कि कपिल सिब्बल इनके विधि मंत्री, वो सुप्रीम कोर्ट पे खड़े होते हैं कि मुकदमे की सुनवाई ना होने पाए, और भारतीय जनता पार्टी के विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद जी वो कोर्ट पे खड़े होते हैं कि इसकी सुनवाई डे बाय डे किया जाए। आज ये जो भव्य स्वरूप बना है, इस भव्य स्वरूप का हम कोई श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि राम का काम तो राम की कृपा से, नहीं राम का काम तो राम का काम तो देखिए, राम का काम तो राम की कृपा से हो रहा है। योगी आदित्यनाथ नहीं लिया गया, भव्य राम मंदिर बन रहा है, हर पोस्टर में लिखा होता है, चेहरे जो प्रमुख चेहरे हैं वो पोस्टर में लगे होते हैं, कब नहीं लिया? बिल्कुल नहीं, मैं श्रेय राजनीतिक तौर पर हम उसका कभी नहीं लेते। हम ये मानते हैं कि राम का काम तो राम की कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से ही हो रहा है। लेकिन ये सच है, ये तथ्य है, ये सत्य है, और ये हम बार बार कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे कि 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन 4 महीने में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। 2010 में हाईकोर्ट लखनऊ का फैसला आया, 2012 तक बसपा की सरकार, 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार, एक पेज का ट्रांसलेशन नहीं किया। यूपीए की सरकार 2014 तक थी, एक पेज का ट्रांसलेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं सुनवाई कराना चाहते थे? क्यों नहीं मंदिर बनवाने देना चाहते थे? रोले अटकाना चाहते थे। आज अयोध्या के विकास की बात कर रहे हैं। क्या थी अयोध्या और क्या है अयोध्या? आज अयोध्या के बाहर निकल कर देखिए, पता चलेगा। आप डंके की चोट पे ये तो कह रहे हैं कि आपने ट्रांसलेशन करवा दिया, डंके की चोट पे मैं भी ये कह रहा हूं, 1993 में नरसिम्हा राव जी जब राम मंदिर के नाम पर अध्यादेश ला रहे थे, तो आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो एस.एस. भंडारी थे, उन्होंने उस अध्यादेश को कहा कि ये विद्वेषपूर्ण है, और अध्यादेश गिर गया। आप इस बात को स्वीकार करिए। और जो आप नई अयोध्या की बात कर रहे हैं, 11,000 एकड़ जमीन यहीं बाहर लेके नव अयोध्या के नाम पर उसको बिसाने की बात की जा रही है। 1 इंच वहां पर विकास कार्य तक नहीं किया गया है, और नया घाट से लेके शहादतगंज तक जो व्यापारी थे उनको विस्थापित करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। और नव अयोध्या का जो तमाशा किया जा रहा है, 11,000 जो एकड़ जमीन वहां पे ली गई है, वहां पे एक ढेला विकास नहीं किया गया है। ठीक है, विकास मुझे तमाशा कहा जाए, मुझे इस पर आपत्ति। ठीक है, मैं आपको और विकास की मैं फिर कह रहा हूं, ये दीपोत्सव में कहा जाएगा, दीपोत्सव में बड़ी रोशनी है, और इस रोशनी में तो कम से कम विकास देख लीजिए। 10 किलोमीटर की सड़क एक रात में ऐसे लीप दिया जाएगा, ऊपर से फेयर एंड लवली क्रीम लगा दी जाएगी ऊपर से, तमाशा कहा जाएगा उसको विकास नहीं कहा जाएगा। फिर अब मैं 2 बातें आपके पॉइंट पर जोड़ रही हूं, और ये सवाल जो समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप दोनों के लिए ही है ये सवाल। आपके जो भी आरोप हैं और जिस तरह की जनता की समस्याओं को आप उजागर कर रहे हैं, स्वागत है उनका, उन बातों का, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बातें जनता इन पर यकीन नहीं कर रही है? क्यों चुनावों में उनको लगातार जीत मिल रही है? और 2024 सुनेंगे मैं आ रही हूं सर आपके पास, और 2024 की जो परिस्थिति है, उन्हें बहुत क्लियर है कि वो किस लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुत्व का एजेंडा उनका क्लियर है। लेकिन जब आपकी बात होती है तो राहुल गांधी कभी जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं, लेकिन फिर कभी ऐसा लगता है कि हिंदू और हिंदुत्व का डिफरेंस जब मंच से बताने लगते हैं तो कुछ कंफ्यूजन है, और इसी पर सवाल था मेरा जो आप डक कर गए। देखिए नहीं, अच्छा आप कंप्लीट करिए। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में एक बड़ा साइन डिफरेंट है। डिफरेंस ये है कि हम राम जी के वंशज हैं, हम राम को मानते हैं, उस राम को जो जब समुद्र किनारे जाते हैं तो शिव की आराधना करनी होती है, वहीं की बालू उठाते हैं और शिवलिंग स्थापित करते हैं। इतने वर्षों बाद, इतने युगों बाद उसकी रामेश्वरम की पूजा की जा रही है। तो राम सेतु को काल्पनिक किसने बताया? मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए, इस बात को आप अलग मत लेके, मेरी बात पहले पूरी हो जाए। और ये वो लोग हैं, एफिडेविट काल्पनिक, कांग्रेस पार्टी की तरफ से
अगर एक भी कोई टिप्पणी की गई हो राम सेतु या राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लगातार आप दिखा दीजिए। सुनिए, इनके समर्थक एक दल है, इनके समर्थक एक दल ने ये कहा कि श्री रामचंद्र जी, सुनिए, इनके दल शब्दों की मर्यादा में, इनके गठबंधन का एक दल है, उसके मुखिया ने ये कहा, जिसको मंत्री बनाया है, उसने कहा कि राम दशरथ के पुत्र ही नहीं थे। आपके एक मंत्री ने कहा कि सरकार के अंदर, सुनिए, इनके एक मंत्री ने कहा धन चाहिए लक्ष्मी पटाओ, विद्या चाहिए सरस्वती पटाओ। ये इनका विधायक कह रहा है और ये धर्म की बात कर रहे हैं। जिस भारत के अंदर हर हर महादेव किया जाता था, वहाँ पर हर हर मोदी करवा रहे हैं। ये साधन की सुरक्षा करेंगे। बोलो भैया, इतना झूठ बोलो। देखिए किस प्रकार से अभी सपा के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे विकास विकास विकास। मुझको ये तकलीफ है, ये बहुत कष्ट है साधु संतों को कि आप जब राम जन्मभूमि की बात आए, सनातन संस्कृति की बात आए, हिंदू हिंदुत्व की बात आए, तुरंत आप रख देते हो विकास, नौकरी चाकरी, महंगाई, बेरोजगारी। अरे भाई, इस पे बात करिए, इस पे चर्चा करिए, लेकिन आप इससे मुख नहीं मोड़ सकते। आप जब बात तो करते हो सर्व सद्भाव की, लेकिन जब बात आती है तो अयोध्या आने से आपको क्यों डर लगता था? आपके नेता गुलाबबाड़ी मैदान से वापस हो जाते थे, आपके माननीय नेता यही पास में जैन मंदिर से वापस हो जाते थे, आपके माननीय नेता डर के मार से हनुमानगढ़ी, जब मैंने बोला कि माननीय योगी जी लगातार पिछले कार्यकाल में 57 बार अयोध्या आए, इस कार्यकाल में 9 बार आ रहे हैं, आप एक भी बार नहीं, तो डर के मार से आप हनुमानगढ़ी दर्शन करते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि नहीं जाते। आप निहत्ते राम भक्तों पे गोली चलाते। चलिए ये छोड़िए, कांग्रेस के भाई अभी बोल रहे थे, वाह क्या बात है, पूछिए इनसे जरा सा, 1 मिनट और लेंगे जी, पूछिए इनसे जरा, ये कालनेमी वाला रूप क्यों? अभी तक तो राम सेतु को काल्पनिक, आप तो हमको बोको हराम ISI तालिबान से जोड़ दिया, आपको हमको भगवा आतंकवादी सिद्ध करने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भगवान राम की आप चाहते तो धारा 370-35 से खत्म करके भव्य राम जन्मभूमि मंदिर बना देते। आप भाजपा को ही क्यों महिमा मंडन कर रहे हो? भाजपा को ठेकेदार बनाने वाले आप हो, आपको शर्म करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान राम को आपने टेंट में रखा, और आप एक सवाल का जवाब और भी दे दे। ये शिवराज पाटिल जिस तरह से कहते हैं कि गीता जिहाद सिखाती है, और बेशर्मी से खड़े होकर के कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं हम राम के वंशज हैं, शर्म नहीं आती है आपको? शिवराज सिंह जो उन्होंने कहा है पाटिल ने, हम उसकी निंदा करते हैं। आप तो नहीं पता आपको, लेकिन ये देखिए मेरी जेब में ये भगवत गीता हमेशा रहती है, जो कि ये कालनेमी जो आप कह रहे हैं, कालनेमी कौन है पूरा देश जानता है। तो कितने चेहरे हैं? एक शिवराज पाटिल का चेहरा लेकर के चलेंगे जो जिहाद बताएंगे, और दूसरा चेहरा आप अपना लेकर के चलेंगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये जो बता रहे हैं कि योगी जी आपने ये गिना दिया कि भाई वो विधायक ने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। शिवराज पाटिल कितने बड़े नेता हैं, क्या कद है उनका, ये तो आप भूल गए। और उससे बड़ी बात यहाँ पर ये उठती है, जिस बात का जिक्र भी राजू दास जी कर रहे थे, कि एक परिस्थिति ऐसी आन खड़ी हुई थी, तुष्टीकरण की राजनीति इस कदर हावी थी कि हिंदू पक्ष के साथ खड़े होने में नेता घबराते थे कि यहां पर खड़े होंगे तो हमारा चेहरा, हमारा वोट बैंक जो है वो प्रभावित हो सकता है। आज लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई है कि आपको भी बीजेपी की पिच पर उतरना पड़ रहा है। भाई मंदिर टेंपल रन हो रहा है ना, टेंपल रन हो रहा है ना, हो रहा है या नहीं हो रहा है? बात सुन लीजिए, हो रहा है। राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? सुनिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी कहाँ मंदिर गए? का गठन भी नहीं हुआ, चुनाव के टाइम कहाँ गए? पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। तो मंदिर इंडिया बनवा है क्या? नहीं, बिल्कुल तो मंदिर हम जाएंगे तो हम अचानक क्यों? बीजेपी के लोग धर्म वाले। टाइमिंग पे सवाल है, टाइमिंग पे सवाल है। टाइमिंग पे नहीं, देखिए मैं सुबेरे पूजा करता हूँ, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ, भगवत गीता का पाठ करता हूँ। कोई सब बताने की जरूरत नहीं है। इसको बताऊँ, इसको बताऊँ तो तमाशा है ये। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री महोदय, आप मुझे बताइए, आपने अभी कहा उत्तर प्रदेश चुनाव के समय काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच रही थी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी, अब कब गए वो? हाल फिलहाल में चुनाव के बाद कब गए? आप सुन लीजिए मेरी बात। ठीक है, बताइए। 57 बार ये कह रहे हैं माननीय योगी, कितनी बार मार हैं योगी जी? कई बार? अच्छा, 57 बार आए हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये हमें एक ऐसी योजना बता रहे हैं, एक ऐसी योजना जिसका शिलान्यास इन्होंने किया है, आज फीता कटने जा रहा है। बता रहे हैं। रानी हो का एक स्मारक यहां बना है, साउथ कोरिया का एक बड़ा पार्क उन्होंने वहां पे पैसे डेवलप कराया है, ये ताला नहीं खुलवा पा रहे हैं वहां का। जो ये क्या विकास की बात करते हैं भाई?
और आप मुझे बताइए, ये जो यहाँ लोग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, बरगलाइए मत। अरे सुनिए, आप आम जनमानस को बरगला नहीं सकते। लोगों का योजना ये है, गलत, इनकी योजना गलत टैग पे योजना ये है। आप देखिए, लोगों को यही पढ़ना है लगातार एक से लेकर भगवान श्री राम की एयरपोर्ट से लेकर आप खाली एक ईटा रखकर आप एक ईटा रखकर इस तरह के वाद विवाद से कुछ होगा नहीं। मुझे ये बताइए, आपके इंटेंशंस इतने साफ स्पष्ट हैं, इतनी मेहनत आप जमीन पर कर रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं बन पा रही कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में? वोट क्यों नहीं मिल पा रहे? देखिए, वोट उन्हें क्यों मिल रहे हैं और आपको क्यों नहीं मिल रहे हैं? लेकिन कुछ तो एनालिसिस आपने भी किया होगा ना? और इस सवाल मेरा पांडे जी से भी है, सिर्फ आपसे नहीं है। हमारी सरकार नहीं आ पा रही है, लेकिन हमने इस देश के किसी भी नागरिक को ये नहीं कहा कि जो अस्पताल में भर्ती हो जाओ। आप काशी बनवा दीजिए, मथुरा बनवा दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आप बात करो ना, काशी मथुरा पे बात हो गया है, काशी मथुरा पे बात शुरू हो गया, काशी मथुरा पे बात खत्म है, काशी मथुरा पे बात जा रही है, नहीं कर सकते। डर है, आप बनाते रहिए ऐसे, ये हिंदू बरगलाने वाले नहीं है। अब मुझे ये बताइए, देखिए धरातल पर जब बात करेंगे तो बात कहाँ किसकी सरकार बन रही है इस पर भी होगी, किसे कितने वोट मिल रहे हैं इस पर भी होगी, और इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। आंकड़े उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूक कहाँ हो रही है, ये मंथन का विषय तो होना चाहिए ना विपक्ष के लिए। देखिए, एक बात का तो मैं पहले जवाब दे दूं, जब ये पूरा देश मानता है कि भगवान प्रभु राम सबके हैं, कड़ में भगवान राम है, इस दीवार में भी है, ये जो दीपक जल रहा है इसमें भी है, सामने भी है, लाइट में भी है, आसमान में भी है, तो मैं एक तो बड़ा इसको आदर के साथ कहना चाहता हूं कि क्या आपको भगवान राम या किसी प्रभु की उपासना के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का पहले सदस्य बनना पड़ेगा? ये कौन कह रहा है? यही कहा जा रहा। कौन कह रहा है? अगर देश में ये पार्टी होगी, नहीं, किसने कहा? नहीं, जो लोग धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, तो सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में सदस्य ही केवल आई थी, उससे पहले भी लोग भगवान राम को मानते थे। हमारी बात तो पूरी होने दीजिए। पहले भी आप गलत बात कर रहे हैं ना सर। आपने पूरी बात हमारी सुनी नहीं, आपने कैसे मान लिया गलत हो गया? आपसे पूछा कौन कह रहा है तो आप जवाब नहीं दे पाए सर। अब जब आप कहने देंगे, जब आप कहने देंगे, जब आप कहने देंगे, तर्क मेरा, मैं बड़ी शालीनता से सर आपको कहना चाह रही हूँ, आपके तर्क जो है वो फिसल रहे हैं। आपकी कोई पहली डिबेट में नहीं आया हूँ, मैं 30 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ, तो आप मेरी बात नहीं पूरी होने देंगे। पिछले 30 साल से आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आपने अपना नंबर बता दिया, बात नहीं पूरी होने देंगे। सर मैं अपनी बात आपके सामने पूरी रखने के बाद आपको पूरा अवसर दूंगी, लेकिन अगर आपका तर्क फिसलेगा, सर अगर आपका तर्क सर फिसलेगा तो ये मेरी ड्यूटी है सर, मैं आपको करेक्ट करूंगी। सवाल यहाँ पर यह है, भाजपा के आने से पहले से लोग राम को मानते हैं और कोई नहीं कह रहा ये बात जिसका जिक्र आपने किया है। अब अपनी बात पूरी करें। मैं एक तो मैं फिर आपसे कहूंगा, तर्क और वितर्क हो रहा है यहाँ पे, हम लोग कोई आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हमने कहा, मैं आपको 3 बयानों का हवाला देता हूं। एक बयान आया हिमाचल प्रदेश के से आते हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, श्री अनुराग ठाकुर साहब ने कहा कि जो लोग भगवान प्रभु को नहीं मान रहे हैं वो किसी भी हालत में भारत के नहीं होंगे। भारत तमाम धर्मों से मिला हुआ देश है, धार्मिक सभ्यता में और धार्मिक स्वतंत्रता में सबको अपने अपने धर्म का मानने का अधिकार है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है, और मैं तर्कों पर बात करता हूं और उसके उदाहरण दूंगा आपको। दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने कहा इस बात को कि धर्म की बात हो रही है, हम दीपावली की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम भी आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन काश हम ये भी कल्पना करते हैं कि लोकतंत्र में जो देश के राजा हैं उन नौजवानों को भी नौकरी दें। खेत में खड़े हुए किसान को, जिसको 20 साल में भी अपने उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पाया है, उसको उत्पादन का मूल्य दिलाने का काम करें। आज जिनके घर में दिए नहीं जल रहे हैं, ये दिए पैसे से आएंगे, ये दिए पैसे से आएंगे, ये दिए तभी आएंगे जब गरीब के जेब में पैसा होगा, और पैसा नहीं होगा दिया नहीं जलेगा। सर ये आपकी वही बात थी जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स में की, लेकिन मेरा सवाल आपसे 2024 को लेकर इस परिप्रेक्ष्य में था कि विपक्ष एक साथ किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेगा। आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। राकेश त्रिपाठी जी वो बार बार ये कह रहे हैं कि जनता जो है वो बेरोजगार खड़ी है, उनके घर में तेल नहीं है, दिया नहीं है, और आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं दीप जलाने के लिए। मुझे लगता है शायद शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार हो गए होंगे।
17.4 बेरोजगारी की दर थी जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और आज 3.6 बेरोजगारी की दर है जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। ये कोई डाटा, इनका निजी डाटा होगा, इनका निजी डाटा है। प्रधानमंत्री जी ने आज 75,000 सर्टिफिकेट देने का काम किया है। 27.9 आज की है बेरोजगारी का प्रतिशत, 27.9, लेकिन उनको पीड़ा हो रही है। और अगर मैं यही पूछ लूंगा कितने नौजवानों को नौकरी मिली है, मंदिर जाने का अधिकार है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने स्वयं इंटरव्यू में स्वीकार किया कि मैं मंदिर नहीं जाता, लेकिन जब जरूरत आन पड़ी तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी राहुल गांधी ने पहना है, और जब जरूरत आन पड़ी तो मंदिर भी अखिलेश जी गए। वो अलग की बात है कि बैठा कैसे जाएगा, वो नमाज की मुद्रा में बैठ गए थे। पंडित जी ने टोका उन्हें कि ऐसे नहीं बैठा जाता है, शायद संस्कारों में कहीं कमी रह गई थी। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, लंबे समय तक बहुसंख्यक आबादी का अपमान किया गया, लंबे समय तक इस देश में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण किया गया, लेकिन आज ये नवे भारत में जब बदलता हुआ दिख रहा है, जब सांस्कृतिक ऐतिहासिक हमारी विरासत के उन्नयन काल दिख रहा है, तो कुछ लोगों के पेट पे पीड़ा जरूर हो रही है। लेकिन ये अयोध्या का भव्य दीपोत्सव केवल भारत में नहीं, केवल अयोध्या में नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित कर रहा है कि ये भारत ने किस प्रकार का उत्सव बना रखा है। और ये रामलीला का मंचन केवल अयोध्या में नहीं होता है, केवल भारत में नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता, दुनिया भर के कई देशों में होता है, और कई देशों की रामलीलाएं इसी अयोध्या में मंचन हो रहा है। इसलिए इस गौरव को याद करने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग बार बार विवाद ला करके कैसे उसमें संवाद समाप्त किया जाए, ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं होगा। और जिनकी 1-2 सीटें बची हैं, 1 सांसद 2 विधायक, अगली बार वो भी 0 पर समाप्त हो जाएंगी। ऐसी बातें करने वाले लोगों के लिए यही हिस्सा जनता तय करेगी। हिंदू गौरव आगे लेकर जाएंगे विवेक आचार्य जी। बीजेपी का ये स्टैंड क्लियर है, अलग अलग कार्यक्रमों में उसकी झलक भी हमें दिख रही है कि धार्मिक सांस्कृतिक चेतना के जरिए भारत को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा विजन है। लेकिन इस आधार पर जब हम देखते हैं बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है, और विपक्ष की जो स्ट्रैटेजी है वो कोशिश तो कर रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ने की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मामला जम नहीं रहा है उनके लिए, और इसकी तस्दीक चुनावों के नतीजों के रूप में भी अगर देखें तो दिखाई पड़ती है। क्या आपको ये लग रहा है कि जिस तरह के दावे अभी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी की तरफ से हुए हैं उनमें दम है, और अयोध्या की जनता वाकई उस पर विश्वास करती है? नहीं, सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश की, और क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही राह 2024 की निकलनी है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो देखिए, बिल्कुल भी अयोध्या की जनता इनकी बातों पर विश्वास नहीं करती है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और दूसरी बात, कम से कम मोदी जी ने मंदिर जाना सिखा दिया कांग्रेस को, सपा को और सभी अन्य पार्टियों को, और मजबूर कर दिया एक मंच पे आने के लिए। एक अकेला व्यक्ति चला और पूरी की पूरी जमात को एक तरफ खड़ा कर दिया। उसके बावजूद भी ये लोग जरा सा भी टस से मस नहीं कर पाए। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बोलूंगा, 2024 में फिर पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार आएगी और 300 प्लस आएगी, और भारत में जो हिंदुत्व है उसको शिखर पर ले जाएगी और विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगी पूरे की पूरी दुनिया में। ठीक है, एक बार अंसारी जी, राम की धरती पर खड़े हैं, राम की बात हो रही है, लेकिन राम राज कैसे आएगा ये सवाल सबके मन में है। आपने तो अयोध्या का हर बदलता दौर देख लिया, राम को देखकर जिस तरह से बातें और अवधारणाएं बदली वो भी देख लिया, कैसे आएगा रामराज? देखिए, ये तो अयोध्या है और हिंदुस्तान है। बात है रामराज की। रामराज का मतलब हम भी समझते हैं कि हम तो चाहते हैं कि रामराज जब आएगा तो कम से कम जो गलत काम करने वाले हैं उनका तो सफाया तो होगा। हम भी चाहते हैं रामराज कि अच्छा काम होना चाहिए, देश का नाम होना चाहिए। हर आदमी चाहता है कि रामराज हो। भाई, राम ने किसी को परेशान थोड़ी ना किया है। राम ने जो भी काम किया है राक्षसों का नाश किया है। तो हम ये चाहते हैं कि रामराज होना चाहिए। कम से कम जो है हिंदुस्तान में रामराज हो, लोग अच्छा काम करें, अच्छी नियत हो, ईमानदारी हो। ठीक है, जनता के पास भी एक बार चल लेते हैं। जब रामराज की बात हो गई तो जिस प्रजा के लिए रामराज आएगा वो क्या सोचती है, उनसे भी जरा कुछ सवाल कर लेते हैं। कैसे आएगा रामराज? रामराज जब सबका विकास होगा, सबको रोजी रोजगार मिलेगा। अभी हो रहा है विकास? हाँ, विकास तो हो रहा है। और जब सबको उसका हक मिलना चालू हो जाएगा तो रामराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, क्या है सर रामराज? रामराज तो अयोध्या में ही है। अभी है? हाँ, सारे लोग सुखी है, संपन्न है। हमेशा से है या अभी आया है? अरे काफी सालों से है, आज थोड़ा नया है। मतलब इसका बीजेपी और कांग्रेस या समाजवादी से कोई लेना देना नहीं है? देना जी। अच्छा, हाँ, बाकी रामराज तो है, सभी लोग सुखी संपन्न है। हाँ, आप भी ऐसा मानते हैं? राम राज्य है अयोध्या में? कब से है? बहुत दिन से है, जब से भगवान राम आए।
चलिए देखिए, ये अयोध्या की तासीर है जो ये मानती है कि राम राज्य यहाँ हमेशा से है और किसी पार्टी विशेष से इसका लेना देना नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। राकेश जी। देखिए, मैं मानता हूँ राम राज्य की कल्पना जहाँ पर कोई दुख नहीं हो, कोई दारिद्र्य नहीं हो, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति की बात की सुनवाई हो। बार बार किसानों की बात कर रहे हैं, 12वीं उनकी किस्त में खाते में किस्त 12वीं किस्त अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों पहुंचाई है। हम किसानों की चिंता हम कर रहे हैं। आज है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। बीते सालों का सबसे बड़ा आंदोलन भी आपके खिलाफ हो गया था। निश्चित तौर पे हमने स्वीकार भी किया। हमने किसानों की जब तक सहमति नहीं हो जाएगी, हम लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखते हैं, संवाद में यकीन रखते हैं, और इसलिए हमने उन मांगों को पीछे भी किया। यद्यपि वो देश के लिए जरूरत थी, आवश्यकता थी, फिर भी हमने कहा देश का किसान जो चाहेगा हम वही करेंगे। हम मनमाने पूर्ण तरीके से हम आताताइयों की तरह गोली चलाकर आंदोलन समाप्त नहीं करते, जिस तरह से गोली चलवा करके इसी अयोध्या में आंदोलन समाप्त करने का प्रयास किया गया था। लेकिन गोली चलाने से आंदोलन तो समाप्त नहीं होते हैं। भव्य राम का मंदिर तो निर्माण हो रहा है। अब कब इन बातों पर पूर्ण विराम लगेगा? कब तक ये जो कड़वी बातें हैं वो याद की जाती रहेंगी? देखिए, मुझे लगता है लगेगा इस पर? देखिए, हर मीठे स्वाद को चखने के लिए कड़वेपन को हमेशा एहसास को याद रखना होगा, तभी वो मीठापन आपको आपके जबान पर आएगा। ये अयोध्या नित्य नूतन चिर पुरातन की तर्ज पर बन रही है। जो कहा इन्होंने कि अयोध्या में राम राज्य हमेशा था, रहा था, है और रहेगा। इन्होंने कहा कि नई अयोध्या बन रही है। हाँ, वही अयोध्या है, ये नए रूप में आ रही है, ये भव्य अयोध्या है, ये नव्य अयोध्या। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नित्य नूतन है, ये चिर पुरातन है, ये पुरानी नींव पर नया निर्माण है। आपको क्यों हंसी आ रही है इस बात? इसलिए हंसी आ रही है कि असल में भाई साहब अभी आए हैं, पता नहीं इनको क्या यहां से रिपोर्ट किया गया है अयोध्या के बारे में। ये जो भी लोग कह रहे थे, हम लोगों को बता रहे हैं कि काल नेमी है, ये उनकी अपनी शब्दावली हो सकती है। जिनका बाल्यकाल बीता है विविध भारती पर रामचरितमानस की चौपाई सुनकर, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने चलवाया था। हम सब ने वो रामायण देखकर सब बड़े हुए हैं, जो रामानंद सागर जी ने वो रामायण जो बनाया था, उस रामायण का जब लोकार्पण हो रहा था राजीव गांधी जी के हाथों से हो रहा था। लेकिन मैं इस पर जाना नहीं चाहता हूं, जो कि धर्म ये हृदय में रखने की वस्तु है, ये धारण करने की वस्तु है, ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, जो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। और ये जो मैं हंस इसलिए रहा था कि ये जो 11,000 करोड़ वो एकड़ का जो ये अयोध्या बता रहे हैं, अभी एक सूची जारी हुई थी, वो जारी किसने की थी? किस शरारती तत्व ने कर दी थी? क्या बात थी मुझे नहीं पता है। उस सूची में अयोध्या जनपद के माननीय मालूम नहीं है सूची। प्रभु मेरी बात है तो फिर मेरी बात पूरी हो जाए। मेरी बात आप स्वयं खंडन क्यों नहीं किया आपने? खंडन क्यों नहीं किया आपने? खंडन क्यों मालूम नहीं है? खंडन क्यों नहीं किया आपने? खंडन क्यों नहीं किया? मैं तर्क पे आ रहा हूं, मैं तर्क पे आ रहा हूं। गंभीर कहिए। अरे ठीक है, अरे मेरी बात में दम नहीं बचा। देखिए, बात तो दमदार आप चिल्ला के बाद दबा नहीं पाएंगे। देखिए, सोशल मीडिया पे वायरल किसी भी बात का चिल्ला के बाद दबा नहीं पाएंगे। अगर आपके पास फैक्चुअल कोई बात है तो फैक्चुअल बता रहा हूं भाई। मैं आपको कागज दिखा सकता हूं। ठीक है, बोलिए। वो अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा वो कागज कहीं से लीक हो गया। उसमें अयोध्या के 1-2 वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और यहाँ के माननीय मेयर, वो सबसे बड़े यहाँ भूमाफिया माने गए उस लिखा पढ़ी के अंदर। मैं कहता हूं नहीं थे, बड़े सज्जन आदमी है, मैं उनकी प्रार्थना करता हूं। क्यों नहीं खंडन किया इन लोगों ने? क्यों नहीं खंडन किया विकास प्राधिकरण ने आगे सामने? खंडन किया भाई, आप अपने काम इन लोगों ने नव अयोध्या के नाम पर, सुनिए, आप रामराज की बात कर रहे हैं, रामराज की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस के अंदर लिखा है। सुनिए, अरे भाई, अरे सुनिए, चिल्ला के दबा नहीं पाएंगे, चिल्ला के दबा पाएंगे, चिल्ला के दबा नहीं पाएंगे, ना, चिल्ला के दबा नहीं पाएंगे, चिल्ला के दबा नहीं पाएंगे। अब मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि बात यहाँ पर हो रही है कि 2024 को लेकर क्या रणनीति है विपक्ष की? क्या विपक्ष एक साथ एकजुट हो पाएगा? क्योंकि तस्वीर फिलहाल ऐसी दिखाई नहीं देती है। एक मोर्चा ममता बनर्जी का खुला हुआ है, नीतीश कुमार एक तरफ है, अरविंद केजरीवाल एक तरफ है, कांग्रेस पार्टी है एक तरफ है। अरविंद केजरीवाल तो उल्टा आपके वोट ले रहे हैं। कैसे लड़ेंगे साथ में? असल में क्या है कि उनके पास हिंदुत्व का अम्ब्रेला है, आपके पास क्या है? मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के 2 छोटे भाई हैं, एक अरविंद केजरीवाल और एक अकबरुद्दीन ओवैसी। जहां पर यहाँ ने उनको भेज देते हैं जाके। पहली बात, आपने कहा 24 की योजना क्या है? देखिए, 24 का चुनाव देखिए, बोलने मैं जवाब दूंगा। राकेश भी मेरी बात पूरी हो जाए। 24 का जो इलेक्शन है, ये बीजेपी वर्सेस जनता होने जा रहा है, ये बीजेपी वर्सेस किसान होने जा रहा है। 24 का इलेक्शन बीजेपी वर्सेस बेरोजगार होने जा रहा है। 24 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के दुशासनों ने जो चीर की थी, महिलाओं के खिलाफ चुनाव होने जा रहा है। ठीक है, आपने उन पे आरोप लगाया, लेकिन आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? मेरा सवाल ये था, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं? अच्छा, ये बताइए। ठीक है, जवाब फिर राजू जी बोलेंगे उसके बाद। हमारे बाई प्रोडक्ट है, हमारे छोटे भाई हैं,
सच्चाई ये है कि दिल्ली में सरकार इनकी थी, इनसे छीन करके अरविंद केजरीवाल ले गए। पंजाब में सरकार इनकी थी, इनकी छीन कर केजरीवाल ले गए। हिम्मत नहीं हुई कि उत्तर प्रदेश से छीन पावे। जमानत जब्त करने का रिकॉर्ड यही हमने आम आदमी पार्टी का बनाया है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में जमानतें जब्त कराई हैं। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां केजरीवाल का कुछ नहीं चलता। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है आप अपना उत्तराधिकार उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। अरे भाई तथ्यों के साथ कहिए, सत्य के साथ कहिए, क्लियर करिए। लेकिन 2024 के लिए आप एक साथ आएंगे क्या? मैं ये कल्पना करता हूं कि 2024 का जब चुनाव हो उससे पहले 70 रुपए की जो अरहर की दाल 155 की हो गई वो कम हो जाए। ठीक है, 65 रुपए का सरसों का तेल इसका जवाब जो आज 190 का हो गया वो कम हो जाए। क्लोजिंग रिमार्क्स ले रही हूँ, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हूँ। देखिए, बहुत बहुत साधुवाद, आपने मौका दिया। आप तो लगातार राजनीति पे ही चर्चा कर रही, लेकिन ये अयोध्या है जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जब वन से दुष्टों का संहार करने के बाद समाज में जिस प्रकार से ऊंच नीच छुआछूत की भेदभाव था उसको समाप्त करने के बाद जब भगवान अयोध्या आए तो अयोध्या के लोगों ने उत्सव मनाए, रंगोलियां सजाई, दीपमालिकें सजाए और अयोध्या के नर नारी उत्सव मनाए। इस उत्सव में तो आपने जिस प्रकार से राजनेताओं को इन्वॉल्व कर दिया, स्वागत है, अच्छी बात है। अंतिम वाक्य बस आपकी तरफ से। सबसे एक ही चीज कहूंगा कि राम राज्य की बात करते हैं तो राम के चरित्र को भी अपनाना सीखें। चलिए इकबाल अंसारी जी, आखिरी वक्तव्य आपकी तरफ से। देखिए, बहुत देर से पार्टियां अपनी अपनी बातें लोग कह रहे थे, कोई कांग्रेस को बुरा कह रहा था, कोई सपा को कह रहा था। मुलायम सिंह भी जो है अयोध्या में बहुत काम किए हैं। लोग जितना कहना था राजदास को उन्होंने कहा है, लेकिन रामपेड़ भी उनका सहयोग है, भगवान ऋषभदेव का पार्क बनाने में उनका सहयोग है, रामकथा संग्रहालय बनाने में उनका सहयोग है, रामकथा पार्क बनाने में उनका सहयोग है। मुलायम सिंह धर्म से कहीं पीछे नहीं है। शिव राम मंदिर छोड़ के ठीक है, सभी में सहयोग है। शिव राम मंदिर को छोड़ के बाकी सभी चीजों में उनका सहयोग है। कार सेवकों को मरवाने में, बाकी और चीजों में, सब में सहयोग है। लेकिन जहाँ राम मंदिर की बात आई वहाँ पर वो पीछे हट गए। ठीक है, चलिए अब जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में मैं सोचूंगी कि यहाँ पे एक वाद विवाद जैसी स्थिति ना हो तो बेहतर है। लेकिन ये पूरी परिस्थिति जो आपने आज यहाँ पर देखी है, 2024 का रंग रूप, उस समय राजनीति का तेवर क्या होगा, वक्त बाकी है। लेकिन एक झलक यहाँ पर दिखाई दे गई। केंद्र में हिंदुत्व से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, हिंदू प्राइड से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, सांस्कृतिक चेतना से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, और इस पे कौन बाजी मार ले जाएगा, कौन जनता के दिल को छुएगा, ये 2024 में आपको पता चलेगा। फिलहाल अयोध्या से इस कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।